हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए थे। पहला जो था आपका चंपारण सत्याग्रह था, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह था और जो तीसरा था वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। तो जैसे आपने खेड़ा में पढ़ा होगा कि उन्होंने पहली बार सत्याग्रह की धमकी दी थी, सत्याग्रह किया भी था और वाष्पी सत्याग्रह की शुरुआत जो इन्होंने की थी वो आप बताएंगे खेड़ा सत्याग्रह में किया था। और जो पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी वो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। तो कहने का मतलब है कि 1918 तक आते आते जो किसान थे, जो मजदूर थे, अब वो इनके समर्थक बन गए थे और उनके हृदय में महात्मा गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से अपनी जगह बना ली थी। और अब जो है इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब आज का जो टॉपिक होगा, आज से ही ये मतलब आज आपको रौलट एक्ट के विषय में बताया जाएगा और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, अब आज का जो पहला टॉपिक है वो रौलट एक्ट है, क्योंकि आपने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तक पढ़ लिया है। तो आइए जुड़िए, रौलट एक्ट। और देखिए, जो ये रौलट एक्ट है ये लाया कब गया था, तो आप बताएंगे 1919 में लाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सिडनी रौलट, सर सिडनी रौलट। और इसको विधानमंडल में जो पारित किया गया था वो आप बताएंगे, लाया तो गया था 1917 में, लेकिन इसे पारित करने में 2 वर्षों का समय लगा था और फाइनली जो ये पारित हो पाया है वो 1919 में। तो देखिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर पूछा जाए कि लाया कब गया था तो आप बताएंगे 1917 में, और इसे पारित कब किया गया, 1919 में। 2 बिल लाया गया था यहाँ पर और 17 में इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन भारत के जो मनोनीत सदस्य थे, जो निर्वाचित सदस्य थे, इन लोगों ने, भारतीय सदस्यों ने खास करके इस बिल का भारी विरोध किया था, इस बिल का भारी विरोध किया था। और इनके भारी विरोध के बावजूद भी इस रौलट एक्ट को इन लोगों ने पारित कर दिया था। तो इसमें समस्या किस बात की थी उसी को हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे। जैसे ये 1919 का समय है, 1919 का समय है और अभी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, मतलब समाप्ति की ओर था, शुरू नहीं हुआ था, लगभग समाप्त हो गया था 1919 में। अब ये प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जैसे गरीबी, बेरोजगारी या आप कह सकते हैं महंगाई, वस्तुओं की कमी और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे नौजवानों को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सरकार ने, मतलब भारतीय ब्रिटिश सरकार ने दबाव बना करके और हमारे भारतीयों को ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं भी जाना चाहते थे, उनको भी लड़ने के लिए भेजा गया था। तो इसलिए हमारे नौजवानों में भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। तो आप कह सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हमारे देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, वस्तुओं की कमी थी और नौजवानों को ज़बरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। और जो यहाँ के नौकरशाह लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जो जुड़े हुए लोग थे, तो ICS लोग थे या सैन्य अधिकारी थे, गैर सैन्य अधिकारी थे, वो अत्याचार कर रहे थे, अर्थात वो लोगों पर दबाव डाल रहे थे। तो उनके अत्याचारों से ऊब करके लोगों में कहीं न कहीं राष्ट्रवादी गतिविधियाँ और क्रांतिकारी
गतिविधियां बढ़ रही थीं, राष्ट्रवादी गतिविधियां और क्रांतिकारी गतिविधियां जब बढ़ने लगी थीं, तो इन्हीं राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों की कमर को तोड़ने के लिए, नौजवानों के मनोबल को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने एक नया चाल चलते हुए एक बहुत ही खतरनाक सोची समझी रणनीति के तहत इन लोगों ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसके अध्यक्ष थे सिडनी रौलट। तो वो भारतीय इतिहास में आप कह सकते हैं कि इस बिल को किस अधिनियम के नाम से जाना गया, तो रौलट एक्ट के नाम से जाना गया। और हालांकि भारतीय सदस्यों ने, चाहे वो मनोनीत हों, चाहे निर्वाचित हों, चाहे जो भी लोग हों, उन लोगों ने भारी विरोध भी किया था, लेकिन भारी विरोध के बावजूद भी इस अधिनियम को इन लोगों ने पारित करा दिया था। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि इस रौलट अधिनियम में था का मतलब इस रौलट अधिनियम में था क्या, तो आप बताएंगे कि इसमें कहा गया था कि जब चाहो, जब चाहो, जब तक चाहो, जब चाहो, जब तक चाहो, आप बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय व्यक्ति को जेल में बंद कर सकते थे। और जब वो जेल में हमारा भारतीय नौजवान या कोई भी अगर बंद हो जाता, तो वह व्यक्ति ना तो वकील कर पाता और ना ही वो अपील कर पाता और ना ही वो दलील दे पाता। तो कहने का मतलब है, कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ता है, क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ता है, तो उसको जब चाहेंगे तब ब्रिटिश सरकार की ओर से लोग गिरफ्तार कर लेंगे। ना ही वो वकील कर पाएगा, ना अपील कर पाएगा, ना दलील दे पाएगा। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसे काला कानून कहकर इसकी आलोचना की थी। तो देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के लोगों ने इसे कौन सा कानून कहा था, तो आप बताएंगे काला कानून कहा था। और इसको और किस नाम जाना जाता है, तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। अब इस कानून के विरोध में, इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में, महात्मा गांधी ने भारत में आप कह सकते हैं कि अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की घोषणा की, राजनीतिक स्ट्राइक या हड़ताल की घोषणा की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी पहली बार राजनीतिक हड़ताल इन्होंने कब किया था, या राजनीतिक रूप से इन्होंने अपने आप को कब शामिल किया था, तो आप तुरंत बताइएगा। रौलट एक्ट के विरोध में इन्होंने राजनीतिक हड़ताल किया था। तो जब इन्होंने राजनीतिक हड़ताल पूरे भारत में शुरू कर दिया, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, तो इसका असर जो है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट या वेस्ट, हर जगह था। कहीं पर ज़्यादा असर था और कहीं पर कम असर था, और कहीं कहीं पर तनावग्रस्त परिस्थितियाँ भी बन रही थी। तो आप कह सकते हैं कि जब इन्होंने राजनीतिक हड़ताल किया, तो जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब ऐसे जगह थे जहाँ पर छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं हो रही थी। तो पंजाब में और दिल्ली में जो हिंसा की घटनाओं की संभावनाएं बढ़ रही थी, तो इन्हीं हिंसा को रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली में जा रहे थे। तो दिल्ली में जब ये प्रवेश करना चाह रहे थे, तो हरियाणा के पास एक स्थान पड़ता है पलवल। तो पलवल नामक स्थान से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे पहले महात्मा गांधी के कई सत्याग्रहियों को भी गिरफ्तार कर दिया गया, बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, क्योंकि
रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की थी। देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, तो आप बताएंगे राजनीतिक हड़ताल जब इन्होंने किया था 1919 में, तभी इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसमें कई सारे सदस्यों को शामिल किया। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी 1919 में काफ़ी बड़े नेता बन चुके थे, राजनीतिक हड़ताल भी कर दिया था, बहुत सारे इनके समर्थक भी मिल रहे थे, और जब इन्होंने राजनीतिक हड़ताल का आयोजन किया तो इनके बहुत सारे सत्याग्रही जेल में बंद कर दिए गए। और हमने आपको बताया तो दिल्ली में जब छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं हो रही थी तो उसी में वो दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे, तो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दिल्ली की प्रवेश के चक्कर में महात्मा गांधी को पलवल नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। और जब महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो ब्रिटिश सरकार पर और दबाव पड़ गया, और जब ब्रिटिश सरकार पर जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो इन्हें महाराष्ट्र ले जा कर के छोड़ दिया गया। तो ये दिल्ली से महाराष्ट्र भेज दिए गए और महाराष्ट्र में जा कर के इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब गांधी की गिरफ्तारी थी, तो बड़े लीडर की गिरफ्तारी थी, तो लोगों को लगा कि गांधी जी को बेवजह बिना मतलब गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काले कानून का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का बचाव कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तो आंदोलन और भी कहीं न कहीं उग्र हो गया। जब आंदोलन उग्र हो गया तो पंजाब में भी माहौल थोड़ा सा उग्र हो गया। तो पंजाब के दो लोकल लीडर थे तो पंजाब के दो लोकल लीडर थे, वो गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में, एक का नाम था जैसे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे जो थे डॉक्टर किचलू खां। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू खां, इन दोनों लोगों को भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी के विरोध में इन लोगों ने दबाव बनाया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू खां, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, वैसे भी आप लोग जानते होंगे जब लोकल लीडर गिरफ्तार होता है तो जनता ज़्यादा नाराज होती है और प्रशासन पर शासन पर दबाव ज़्यादा होता है। तो जब ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए तो वहाँ की भीड़ ने, उग्र भीड़ ने विरोध कर दिया। तो फिर वहाँ पर इन सत्यपाल और किचलू खां की गिरफ्तारी के विरोध में छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं हुई और पुलिस ने लोगों पर गोली चला दी। उसमें कुछ हम पंजाब के लोग जैसे 10-12 लोग जो थे वो मार दिए गए। तो सत्यपाल किचलू खां के विरोध में छोटी मोटी हिंसा हो गई और उसमें कई लोग इसमें मारे गए। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर छोटी मोटी हिंसा हुई और पुलिस ने गोली चलाया तो इसमें 10-12 लोग मार दिए गए थे। अब सीधा दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ गया। तो ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में, आप कह सकते हैं, वहाँ से सेना बुला लिया और सेना अमृतसर में बुला लिया गया, क्योंकि लोगों में नाराज़गी बढ़ गई थी, हिंसा हो चुकी थी और 10-12 लोग उसमें मार दिए गए थे इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में। तो जब वहाँ पर सेना बुला ली गई अमृतसर के पास और सेना का जो कमान था, तो सेना की कमान वो रेजिनाल्ड डायर के हाथों में दे दी गई। अब ये रेजिनाल्ड डायर जो था, ये आप कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से पहले सत्यपाल और किचलू खां की गिरफ्तारी में छोटी मोटी हिंसा भी हुई थी, पुलिस ने गोली चलाया था, उसमें 10-12 लोग मारे गए थे। तो इसलिए आंदोलन और भी उग्र हो सकता था। तो उस उग्र आंदोलन को, लोगों की नाराज़गी को दबाने के लिए यहाँ पर इन्होंने धारा 144 जैसा कानून बना दिया था, सेना को बुला लिया था और सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो रेजिनाल्ड डायर थे। और इस समय पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था जनरल ओडायर।
तो देखिए, अगर पंजाब का गवर्नर पूछा जाए तो पंजाब का जो गवर्नर है वो ओडायर है, और जो गोली चलाने का आदेश दिया था उसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। तो गोली चलाने वाला, जलियांवाला बाग में आदेश देने वाला रेजिनाल्ड डायर है, और उस समय गवर्नर जो है वो ओडायर है। तो ये दो डायर थे, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता बच्चों को, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। गोली चलाने का आदेश रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, और इसको बुलाया किसने था यहाँ पर हिंसा को रोकने के लिए, तो गवर्नर ने बुलाया था, और गवर्नर जो था वो जनरल वो डायर था। ठीक, अब इसमें जैसे जब पुलिस ने मुठभेड़ में कुछ लोगों को मार दिया था, तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल, आपने सुना होगा, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के पास, पंजाब के अमृतसर के पास एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, तो देखिए ये जलियांवाला जो बाग है ये कोई गार्डन नहीं है, ये मैदान है, और जैसे एक मैदान है और चारों तरफ से चारदीवारी है, चारों तरफ से चारदीवारी है, और एक छोटा सा ही रास्ता है, और वो रास्ता अगर देखा जाए तो सकरा है, बहुत ही मतलब पतला सा है, और आने जाने के जो जाने वाले लोग हैं, आने वाले लोग हैं, वो इतनी आसानी से अचानक न जा सकते और ना आ सकते हैं। तो बात है 13 अप्रैल 1919 का, अमृतसर के पास जलियांवाला बाग मैदान है, और ये बैसाखी का दिन है, बैसाखी का दिन है, जो कि पंजाब में ये सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। तो बैसाखी का दिन था, और इस मैदान में मतलब मेला जैसा कार्यक्रम था, और भीड़ आई हुई थी उसमें। इस मैदान में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थे, बहुत सारे लोग थे, और यहाँ पर सेना बुला ली गई है, क्योंकि इससे पहले छोटी मोटी घटना हो चुकी है, और इस मैदान के आसपास सेना की नियुक्ति हो गई है, और सेना जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रेजिनाल्ड के हाथों में पूरी कमान है। और यहाँ की सेना ने ये नियम बना दिया, और इन लोगों ने नियम बनाया कि भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती, अर्थात धारा 144 जैसा कानून यहाँ पर लगा दिया गया कि भीड़ एकत्रित नहीं होगी। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाया, इसकी सूचना किसी को भी नहीं थी, और ना लोग इसके बारे में सुने थे, ना जाने थे कि यहाँ पर धारा 144 जैसा कानून लगाया गया है कि भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। अर्थात सेना ने कानून बना लिया, उन लोगों ने उससे लगा दिया था, लेकिन अब इससे मतलब बेफिक्र होकर के लोग जो है मैदान में इकट्ठे होने लगे, और जब मैदान में लोग इकट्ठे होने लगे तो उसी समय आप कह सकते हैं कि जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, और किसके विरोध में, डॉक्टर किचलू खां, डॉक्टर किचलू खां और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू खां और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर इन लोगों ने शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इन लोगों ने डॉक्टर सत्यपाल और किचलू खां की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया, और जब इन लोगों ने शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया और लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन यहाँ पर ये लोग कर रहे थे। तो उसी समय सभा स्थल पर जो उपस्थित था रेजिनाल्ड डायर, तो उसने बगैर किसी सूचना के, बिना सूचना के, या आप कह सकते हैं बगैर चेतावनी के, ना तो इसने कोई सूचना दिया और ना ही कोई इसने चेतावनी दी, और भीड़ पर इसने गोली चलाने का आदेश दिया। और जब भीड़ पर गोली चलाने लगे लोग, और ज़बरदस्त तरीके से गोली यहाँ पर चलाई गई,
तो उसमें भगदड़ मच गई, और जब भगदड़ मच गई तो मैंने बताया कि सकरा रास्ता था, पतला रास्ता था, तो उसमें वहीं बगल में कुआं भी था, तो कुछ लोग कुएं में भी गिर गए, कुछ लोग भीड़ में दब करके मर गए। और ऐसा भी नहीं था कि इन लोगों ने हवाई फायरिंग की थी, सीधा निशाना लगा करके और हमारे भीड़ पर इन लोगों ने गोली चला दिया था। और गोली जानबूझ करके चलाई गई थी, रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर चलाई गई थी। तो सबसे बड़ा जो इस घटना का जिम्मेदार व्यक्ति है लेफ्टिनेंट जनरल रेजिनाल्ड डायर है, और कुछ हद तक वहाँ का जो गवर्नर था वो जनरल ओडायर भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि वो गवर्नर था। अगर वो चाहता तो इस घटना को मतलब उससे पहले ही आदेश दे सकता था कि आपको गोली चलाने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, तो आप सूचना दीजिएगा, वार्निंग दीजिएगा, तभी आप उस पर गोली चलाइएगा। लेकिन इन लोगों ने ना तो कोई सूचना दी, ना कोई वार्निंग दिया, सीधा निशाना लगा करके और 10 मिनट तक गोली चलती रही। लोग भागते रहे, लोग दबते रहे, लोग कुएं में गिरते रहे। और जब ये कार्रवाई हो गई तो पूरा ये इस घटना ने भारतीय राजनीतिक माहौल को झकझोर दिया एकदम से। जो भी हमारे लोग थे, उदारवादी लोग थे, जिनको लग रहा था कि अंग्रेज हो सकता है कि एक ना एक दिन हमारे लिए सुधार करेंगे, अर्थात जो सोच रहे थे कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करने के लिए आए हैं, संवैधानिक सुधार करने के लिए आए हैं, हमें सब बनाने के लिए आए हैं, हमारा बदलाव करने के लिए आए हैं, तो अब उनको भी लगने लगा था कि इन बच्चों की क्या गलती थी, इन महिलाओं की क्या गलती थी, इन बुजुर्गों की क्या गलती थी। और मान लीजिए जो वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रहे थे तो सीधे गोली चलाने की ज़रूरत ही क्या थी, चेतावनी दे देते, सूचना दे देते, और जब ना मानते लोग तब ये गोली चलाने का आदेश देते। ये तो अंतिम फैसला होता है, और अंतिम फैसले को इन्होंने पहले फैसले में बदल दिया, और उसके बाद ये लगातार गोली चलाते रहे। और इस घटना ने भारतीय राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को एकदम से बदल दिया परिदृश्य। अब धीरे धीरे लोग ये समझने लगे थे कि ये अंग्रेज हैं, ये शासन करने वाले नहीं हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, क्रूर लोग हैं, असभ्य लोग हैं। और जब ये घटना घटी तो बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की, और जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि पहले तो इस घटना की जांच ही नहीं कराना चाहते थे, लेकिन जब चारों तरफ से दबाव बना, तो चारों तरफ से जब दबाव बना, कांग्रेस ने भी दबाव बनाया, तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग बिठाया गया। हंटर कमेटी कह लीजिए या हंटर आयोग कह लीजिए, तो हंटर कमेटी बनाया गया, और इसमें एक भारतीय थे, चिमन लाल शीतलवाड़ थे, और एक लोग और भी थे। तो ऐसे इसमें कई भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। तो हंटर आयोग ने मतलब ये स्वीकार किया कि 10 मिनट तक गोली डायर ने चलाने का आदेश दिया था, और आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग भी किया गया था। लेकिन इन लोगों ने ये कह दिया कि शांति और सुरक्षा के लिए इन्हें जो उचित लगा वही किया, अर्थात स्वीकार किया इन्होंने कि 10 मिनट तक गोली चली, लोग मारे गए, और चेतावनी भी नहीं दी। ये सब बातें इन्होंने मानी इस रिपोर्ट में, और ये भी कहा कि मतलब बल का प्रयोग अधिक किया गया। लेकिन बाद में इन्होंने ये भी जोड़ दिया कि सुरक्षा को लेकर के इन्हें जो उचित लगा वही किया, अर्थात भयानक लीपापोती कर दी। और जब ये रिपोर्ट आई तो महात्मा गांधी ने कहा कि मतलब निर्लज्ज तरीके से, बेशर्मी तरीके से इतनी भयानक लीपापोती मैंने आज तक किसी भी रिपोर्ट में नहीं देखा था, जो इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिला है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हंटर आयोग के अकॉर्डिंग 379 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे, और जबकि देखा जाए मरने वाले लोगों की संख्या 379 से कहीं ज़्यादा थी। तो जब इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्य समिति ने भी आप कह सकते हैं मदन मोहन
मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति का गठन किया था। तो अगर पूछा जाए कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, तो आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच बनाई गई थी। और इस समिति में कई सदस्य भी थे, जैसे स्वयं महात्मा गांधी थे, स्वयं महात्मा गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, एम.आर. जयकर हो गए। ठीक, तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को समिति क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि जो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच को लेकर के, तो उसमें विश्वास और भरोसा करना बहुत ही बेईमानी होता। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इस हंटर आयोग ने भयानक लिपापोती कर दी है, निर्लज तरीके से इसमें लिपापोती की गई है और इस घटना को दबाया जा रहा है और डायर को बचाया जा रहा है। तो खैर, जब ये लोग वहाँ पर गए, लोगों से पूछा तो कहानी और ही निकल के आई और ये कह दिया गया, वहाँ के लोगों ने कहा कि विवेकहीन होकर के रेजिनाल्ड डायर ने ज़बरदस्ती बगैर चेतावनी के, बगैर सूचना के लोगों पर गोली चलाने का सीधा आदेश दे दिया था। और जैसा कि हंटर आयोग ने भी कहा था कि 10 मिनट तक गोली चलती रही है और उसमें मरने वाले लोगों में ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं थी। उनकी क्या गलती थी जिस पर इन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये कह रहे थे 379 लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट में ये पता चला कि 1000 लोग मारे गए और कई हजार लोग इसमें घायल हुए। तो आज भी जब आप जाएंगे जलियांवाले बाग मैदान में, तो अभी भी इस क्रूरता का निशानी आपको देखने को वहाँ मिलेगा। गोलियों के ज़बरदस्त तरीके से आपके निशान भी देखने के मिलेंगे। तो इन्होंने सीधा निशाना लगा करके ही हमारे लोगों पर वार किया था। तो जब कांग्रेस ने यहाँ पर अपने स्तर से जांच की, तब इसकी वास्तविकता का गहराई से पूरा मूल्यांकन किया गया और तब पता चला इनकी मानसिकता का कि ये लोग किस हद तक राष्ट्रवाद और क्रांतिवाद की विचारधारा को दफनाना चाहते हैं, उसे इतना नीचे दफनाना चाहते हैं कि फिर वो कभी भी भारत में ऊपर ना आने पाए। एक दहशत का माहौल बनाना चाहते थे, एक डर का और भय का माहौल बनाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि बगैर डर के, बगैर भय के अनुशासन नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रूरता का परिचय दे करके, हम लोगों को डरा करके, धमका करके हमारी आवाज़ को दफनाने का, कुचलने का एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया था। भारतीय इतिहास की सबसे दूसरी जो घिनौनी हरकत है वो जलियांवाला बाग हत्या कांड है। अब देखिए, इसमें जब ये कांड हो गया तो इसकी आलोचना भी होने लगी, और जब इसकी आलोचना होने लगी तो सबसे पहले जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। सर की उपाधि, या आप कह सकते हैं नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी। ये नाइट हुड की उपाधि हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, जैसे अपने यहाँ लोकसभा वैसे उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इन्हें सर की उपाधि या नाइट हुड की उपाधि दी गई थी। इस घटना के विरोध में इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जहाँ तक उपाधि लौटाने की बात है, तो जब होम रूलिंग आंदोलन चल रहा था तो उस समय एनी बेसेंट, बीपी वाडिया, या आप कह सकते हैं जॉर्ज अरुंडेल को, कई सारे लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सर सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस की थी। तो जहाँ तक उपाधि वापस करने की शुरुआत की बात है, तो पहली बार इतिहास में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, और दूसरी बार खास करके जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और एक और भारतीय थे,
उनका नाम था शंकर नारायण। शंकर नारायण। तो शंकर नारायण जो थे वो वायसराय के वर्किंग कमेटी में थे। तो वायसराय की वर्किंग कमेटी मतलब कार्य समिति के पद से इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा भारतीय था जिन्होंने इस घटना के विरोध में वायसराय की वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे दिया था। तो शंकर नारायण थे। और आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे इस समय भारत का जो वायसराय था अर्थात जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। अब उसके बाद जब लोगों ने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया या उपाधियां वापस देना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की ओर से भी कुछ लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। तो एक अंग्रेज थे जिनको दीनबंधु कहा जाता है, C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज जो कि महात्मा गांधी के मित्र भी थे और ये भारतीयों का जो शोषण होता था उसकी आवाज़ गाहे बगाहे कभी न कभी उठा ही देते थे। और अफ्रीका में भी इन्होंने गांधी जी का कभी कभी साथ दिया था। तो C.F. एंड्रूज ने भी स्वीकार किया था कि ये जानबूझकर की गई क्रूरतम कार्रवाई है। जानबूझकर की गई क्रूरतम कार्रवाई है अर्थात इन्होंने भी माना कि ये जानबूझ करके गोली चलाई गई थी। और हाउस ऑफ का एक सांसद भी था, वो भी अंग्रेज ही था, तो उसने भी कहा था कि मतलब ऐसी घटना की मिसाल पूरे संसार में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जब उनके लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया तो चारों तरफ से दबाव पड़ा। तो यहाँ से रेजिनाल्ड डायर को, यहाँ से जो उस समय जनरल डायर था उसका नाम था रेजिनाल्ड डायर, फिर से लिख देते हैं रेजिनाल्ड डायर। तो रेजिनाल्ड डायर को यहाँ से तो हटा दिया गया और हम लोगों को लगा कि वहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा और उसको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब वो गया तो उसको 200 से अधिक पाउंड पुरस्कार मिला। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और उसको हीरो की तरह स्वागत किया गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि हम लोगों को लग रहा था कि इसको सज़ा दी जाएगी, इसका प्रमोशन की जगह पर डिमोशन किया जाएगा, इसको पद से हटाया जाएगा, दबाव डाला जाएगा, हो सकता है जेल में भी इसको भेजा जाए। लेकिन इसको पुरस्कृत किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। अर्थात इससे ही पता चल गया कि अंग्रेज़ों की मेंटलिटी किस प्रकार से कार्य कर रही थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर उसका नाम था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। तो जनरल ओ डायर जो था यहाँ से वो चला गया था, पंजाब का गवर्नर था और ये बाद में ब्रिटेन चला गया क्योंकि भले ही रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था लेकिन इसे बुलाया कौन था, सेना को बुलाया कौन था, जब किचलू खां और सतपाल गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा की जो झड़प हुई थी उसमें कुछ लोग जो मारे गए थे तो उसके लिए असली जिम्मेदार तो जनरल ओ डायर ही था। तो जब ब्रिटेन चला गया तो उसी समय एक बच्चा था और जलियांवाला बाग हत्याकांड को, सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था और अपनी आंखों से ही अपने लोगों को मरते हुए देखा था। तो वो चित्र उसके दिमाग में मतलब भर गया था, अर्थात वो उससे निकल ही नहीं पा रहा था और उसी समय उसने तय किया था कि इस गवर्नर की हत्या हम जरूर करेंगे। और गरीब थे, उनका नाम था उधम सिंह, नाम सुना होगा उधम सिंह। तो उधम सिंह बड़े हुए और कारपेंटर का कार्य सीखे, कुछ पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके ये लंदन गए। और ये लंदन में जब गए तो उस समय की जो घटना है ये 1940 की घटना है। तो 1940 की
1940 में लंदन में ही इनको जनरल ओडायर मिल गया। तो जनरल ओडायर की गोली मार करके हत्या किसके द्वारा कर दी गई? उधम सिंह के द्वारा कर दी गई। तो उधम सिंह ने अपने अपमान का, अपने समर्थकों के अपमान का बदला एक तरीके से ले लिया था। हालांकि कालांतर में उधम सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी। हालांकि इन्होंने फांसी से पहले कहा था कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं भारत को देने के लिए, भारत माता को देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ खून है, त्याग है, बलिदान है। तो जो ही मेरे पास है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। और इस बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार भी काफ़ी हद तक जनरल ओडायर है। तो जनरल ओडायर की हत्या 1940 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। और अभी भी परिस्थितियाँ तनावपूर्ण थी पंजाब में और लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि लोग उनके मारे गए थे और सभी, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, वो समझ रहे थे कि अंग्रेज़ों ने जो ये बर्बरता की है, अत्याचार किया है, ये सही नहीं है। तो जब लोगों में नाराज़गी बढ़ रही थी तो पंजाब में इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और मार्शल लॉ लागू करके, मार्शल लॉ का मतलब आप कह सकते हैं सैन्य शासन लागू कर दिया, सैन्य शासन लागू कर दिया। और सैन्य शासन में इन्होंने सामूहिक अत्याचार की, बर्बरता किया, महिलाओं को, बुजुर्गों को घुटने के बल रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो पानी लेने के लिए लोग निकलते थे, बाहर जाते थे, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, रेंगने के लिए मजबूर किया जाता था, अत्याचार होता था, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार से इनको परेशान किया जाता था। और पंजाब में इस समय तो हालांकि कुछ पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत है, कुछ पंजाब भारत के अंतर्गत है। तो पंजाब का क्षेत्र उस समय हुआ करता था गुजरांवाला। तो गुजरांवाला इस समय पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर इन्होंने गुजरांवाला में जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो हवाई हमले भी किए थे, हवाई हमले भी किए गए थे। तो कहने का मतलब है ये हर हथकंडे अपना सकते थे हमारे लोगों को परेशान करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने कहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया था? पंजाब में। और पंजाब में मार्शल लॉ लागू करके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार का हम लोगों का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या महिला हो, इन सब का उत्पीड़न किया गया था। और जब हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं पानी लेने के लिए बाहर निकलती थीं तो इनको घुटने के बल रेंगने के लिए मजबूर किया जाता था। और गुजरांवाला थोड़ा सा ज़्यादा तनावपूर्ण परिस्थितियाँ हो गई तो इन्होंने ऊपर से बमबारी कर दिया, अर्थात एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक ही आप इसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी लोगों को मारा पीटा गया, गोलियाँ भी चलाई गई थी। और इस मार्शल लॉ के विरोध में हमारे एक भारतीय थे, उनका नाम था चिमनदीप। चिमनदीप, तो चिमनदीप जी ने, पंजाब के ही थे, इन्होंने डंडा फौज बनाया था, डंडा फौज बनाया था, डंडा फौज। अर्थात इसमें चिमनदीप ने जो डंडा फौज बनाया था तो इनके जो समर्थक होते थे वो चिड़ी मार बंदूक लेके घूमते थे, डंडे लेकर के घूमते थे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि इंडियन आर्म्स एक्ट ला करके और ये कह दिया था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि कोई भी भारतीय लाइसेंस रख नहीं सकता है। तो हमारे घर में तो लाइसेंस होते नहीं थे। जब लाइसेंस नहीं होगा तो हथियार कहाँ से होगा? जब हथियार होगा ही नहीं तो हम सीधा ताकत का मुकाबला ताकत से कैसे करेंगे? हम तो आधी लड़ाई उसी समय हार जाते थे जब हम अहिंसा से जुड़ जाते थे और वो हमारे ऊपर सीधा हिंसा कर देते थे। और इसीलिए भारत में क्रांतिकारियों की संख्या कम हो जाती थी, क्योंकि क्रांतिकारी पहले शस्त्रागार पर छापा मारता था, लूटपाट करता था, हथियार छीनता था। तो हथियार छीनने में ही हमारे आधे क्रांतिकारी मतलब शिकार हो जाते थे अंग्रेज़ों के हाथों के। जो बचते थे वही जाकर के चला पाते थे। और सबको पता था कि अगर हम क्रांतिकारी बनेंगे तो पहले हमें हथियार छीनना पड़ेगा, घर में तो हथियार है नहीं। और अगर हथियार रखने का आदेश अंग्रेज़ों ने दे दिया होता तो सबके घरों में अगर हथियार होता तो लोगों के हौसले बुलंद होते और फिर यहाँ के लोग भारी मात्रा में क्रांतिकारी बन सकते थे, अंग्रेज़ों पर ज़्यादा दबाव डाल दिया जा सकता था। तो खैर, जब हथियार नहीं था तो जो भी था चिड़ी मार बंदूक
डंडा लेकर के लोग निकलते थे। और चिमनदीप ने कहा था कि मतलब सिख भाइयों, हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, आइए सब एक हो जाएं और अंग्रेज बंदरों को यहाँ से भगाया जाए। यही गांधी जी का आदेश है। पोस्टर भी चस्पाते थे, लोग दौड़ाते थे, अंग्रेजों पर दबाव बनाते थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। और फिर कुछ दिनों के बाद इनकी डंडा फौज को भी ख़त्म कर दिया गया, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो कहने का मतलब है भारतीय इतिहास का जो दूसरी सबसे घिनौनी घटना हुई है वो आप बता सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने बुजुर्गों पर भी गोली चलाया, महिलाओं पर गोली चलाया, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो भी मिला उस पर गोली चलाया गया था। और चाहते तो सूचना दे सकते थे, मामला कहीं न कहीं छोटा हो सकता था, दब सकता था, लेकिन इन लोगों ने इस घटना से अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया था। और इस घटना ने भारतीय इतिहास को झकझोर दिया। और जो हमारे उदारवादी लोग थे या सेकुलर लोग थे, उनको ये लगने लगा कि अब शायद अंग्रेज़ों पर विश्वास और भरोसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये शासन करने वाले लोग नहीं हैं, शोषण करने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम तक पहुंचाया था। तो आज की जो घटना थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रौलट एक्ट था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब ये किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किस बिल के विरोध में हुआ था, इसकी जो जड़ है वो रौलट एक्ट से शुरू हुआ था। और ये 2 बिल लेके आए थे, और भारतीय लोगों ने हालांकि राज्य विधान परिषद में इसका विरोध भी किया था, और भारतीयों के विरोध के बावजूद भी अंग्रेजों ने मतलब इसे पारित करा दिया। और पारित कराने के बाद आप देख ही चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड रौलट एक्ट की वजह से हुआ था। और आगे जो हम आपको ले करके चलेंगे, अगली बार जब आएंगे तो खिलाफत आंदोलन के विषय में चर्चा की जाएगी, असहयोग आंदोलन की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।